धान की सीधी बिजाई पर पूरी जानकारी, क्या सही क्या गलत, पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। नमस्कार किसान भाइयों, आज हम बात कर रहे हैं धान की सीधी बुआई के बारे में। धान की सीधी बुआई से घाटा या फिर फायदा। अधिकांश कृषि सलाहकारों ने कहा कि धान की सीधी बुआई में पानी कम लगता है, या फिर YouTube या गूगल पर सर्च करने पर सभी यही कहते हैं कि धान की सीधी बिजाई करें, रुपए समय और पानी बचाएं। तो रुपए और समय की बात तो ठीक है, परंतु पानी बचाएं यह बात तो मुझे सही नहीं लगती। तो किसान भाइयों, आज हम इसी बात पर चर्चा करने वाले हैं कि धान की सीधी बिजाई पर पानी नहीं बचता है और उसके बाद धान की बोनी कैसे करें और धान का अच्छे से अच्छा उत्पादन कैसे लें, यह पूरी बात पर आज हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं बोने का समय। धान बोने के लिए इंटरनेट और यूट्यूब पर जून के दूसरे सप्ताह तक या फिर 25 मई से 20 जून तक धान की सीधी बिजाई कर सकते हैं। तो यह बात तो बहुत सही है, परंतु कभी कभी क्या होता है कि मानसून लेट आता है। इस बार वो जो तूफ़ान आया हुआ है गुजरात और में, उसके कारण मानसून जल्दी आ गया है। अभी बादल हो रहे हैं आज की तारीख में यहाँ पे। अब पता नहीं मानसून आया है या नहीं, परंतु मूंग की तो सारी की सारी फसल अभी खड़ी हुई है और पककर तैयार भी नहीं हुई है। तो ठीक है, जिनके खेत में मूंग नहीं बोई हैं और जिनके खेत कंप्लीट हैं और जिनके खेतों में पूरी तैयारियां हो चुकी है, वह अब जब ये पानी बंद होगा, मौसम का हालचाल देखकर बढ़िया से बखड़नी करके धान बोनी चाहें तो कम से कम दिन वाली धान बो सकते हैं। तो अब समस्या यह है कि इसमें पानी की बचत कहाँ है। बहुत सही तरह से मानसून तो जुलाई में आता है, यानी जुलाई तक धान बोकर हमें 3 से 4 पानी या 5 पानी भी, अगर ये पानी नहीं गिरा तो हमें जुलाई के महीने तक 5 या 6 पानी या इससे ज़्यादा पानी धान में देना पड़ेगा। तो धान हमें जब ही बोना है जब पानी पर्याप्त रूप से गिरने लगे। तो यही हम बात चर्चा कर रहे हैं कि धान की यदि हम बुआई कर देते हैं तो उसमें पानी की बचत कहाँ है। पानी तो हम फिर भी दे रहे हैं ना उसमें। अच्छा ठीक है, अब अगली बात करते हैं कि अगर धान हाथ से लगाते हैं रोपे के द्वारा तो सभी किसान खेत मचाते हैं, जिससे मिट्टी की नीचे से एक परत बन जाती है, मिट्टी नीचे से कड़क हो जाती है और मिट्टी का एक घोला टाइप का तैयार हो जाता है। और उससे क्या होता है कि जब नीचे एक परत बन जाती है मिट्टी की, तो मिट्टी ज़्यादा पानी नहीं पीती। तो कम पानी तो आप खुद बताएं कि खेत मचाने में लगेगा या बिगर मचाए बोनी करने में लगेगा। मेरे हिसाब से तो खेत मचाकर धान लगाने में कम पानी लगेगा। हाँ, यदि ज़मीन का जल स्तर बढ़ाने की बात हो तो हमें धान ज़रूर बोनी चाहिए, क्योंकि जब खेत मचेंगे नहीं तो खेत के नीचे ज़मीन में वह जल बैठेगा और उससे हमारा जल स्तर बढ़ेगा। तो किसान भाइयों, धान बोने के लिए एक बात का सबसे ज़्यादा ख्याल रखना है कि हमें कम से कम दिन वाली धान ही बोना है, और वह भी जब बोना है जब ज़्यादा से ज़्यादा पानी आए तब। और यदि आप धान बोने में लेट हो गए हैं थोड़े 5-10 दिन 15 दिन, तो धान को अंकुरित कर लें और उसको जिस तरह से हम खाद खेत में फेंकते हैं उस तरह से बारिश होने के बाद खेत को मचाकर और उसमें 1 इंच के लगभग में पानी भर के आप उसमें धान को फेंक भी सकते हैं। आप इस तरह से भी धान लगा सकते हैं, या फिर आप चाहें तो सिडिल के द्वारा धान बो सकते हैं। पर एकड़ खेत में 1 एकड़ खेत में 20 किलोग्राम धान हम बो सकते हैं, या आप चाहें तो अपने हिसाब से या धान की वैरायटी के हिसाब से उससे ज़्यादा या कम भी कर सकते हैं। अब अगर धान को रोपने की यानी कि रोपा उगाकर और उसे लगाने की बात है, तो वही काम हमारा 10 किलोग्राम
कि धान में 1 एकड़ खेत में या 12 किलोग्राम धान में 1 एकड़ खेत में वह धान लग जाती है। तो इसमें बोने में 20 से 25 किलो लगेगी समझो, और लगाने में 10 से 12 किलो धान ही का रोपा ही लगेगा। और पैदा होने की बात करें तो लगाए हुए धान बहुत ज़्यादा अच्छे कूचे करते हैं, और बोई हुई धान इतनी बढ़िया कूचे नहीं कर पाती है, क्योंकि लगाई हुई धान में मिट्टी जो रहती है वो हम उसको घंगोड़ देते हैं, घंगोड़ना यानी मचा देते हैं उसको, तो वह बहुत अच्छे कूचे करती है। और धान में कूचे करने के लिए मैं आपको एक बात और बता दूं, बोई हुई धान में भी आप उस खेत को ज़्यादा से ज़्यादा निंदवाएं या उसमें कुछ लोगों को चलवाएं, या फिर वो एक लकड़ी वाला टोटका है कि धान के ऊपर कुछ लकड़ी या कुछ फेर दें जिससे वो पेड़ हल्के से आड़े हो जाएं। उससे क्या होती है, धान की जड़ हिलती है, तो धान की जड़ हिलने पर उसमें से नए और कोपल चलते हैं। तो यह बात तो सही है, मैंने खुद ने देखा है कि धान में यदि कूचे करना हो तो अच्छे से अच्छा खाद डालने के अलावा यह काम भी हम कर सकते हैं। अब कुछ वीडियोस में यह भी सुनने को मिला कि गोंद कतीरा और इसकी सोयाबीन की खली डालने से धान बहुत अच्छे कूचे करती है और बहुत कुछ अच्छा होता है, या गोंद कतीरा से आप धान को उपचारित करें। तो उपचारित करने के लिए मैं कहूँगा कि बाज़ार में बहुत अच्छे अच्छे फंगीसाइड आते हैं, राइजोबियम कल्चर आदि बहुत सी चीज़ें मिलती है। आप धान को बोने से या रोपे डालने से पहले उन्हीं चीज़ों से उपचारित करें, वह बहुत बढ़िया काम करेंगी। क्योंकि गोंद कतीरा और सोयाबीन की खली यह जानवरों को खिलाने के लिए और गोंद कतीरा इंसानों की दवाई के रूप में इस्तेमाल होती है। तो मेरे हिसाब से तो यह बात बिल्कुल गलत है, ऐसा आप बिल्कुल नहीं करना। हाँ, आप अगर चाहें तो नीम की खली का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि नीम एक कीटाणुओं से लड़ने में बहुत अच्छी मददगार चीज़ है, वह अच्छी दवाई है, चाहे तो इंसानों के लिए भी और पौधों के लिए भी। तो आप नीम की खली का इस्तेमाल कर लें या अगर आपकी इच्छा हो तो। अगर धान में जहाँ तक संभव हो आपसे, तो आप ऑर्गेनिक खाद और ऑर्गेनिक दवाओं का ही प्रयोग करें, वह बहुत अच्छी होती है उसके लिए, ऑर्गेनिक खाद और ऑर्गेनिक दवाइयाँ। तो एक बात तो पक्की है कि धान बोने से पानी की बचत होगी, यह बिल्कुल ही गलत बात है। धान बोना है, कम दिन वाली धान बोना है, और मानसून अच्छी तरह से आ जाए तब ही धान को बोना है, अन्यथा नहीं बोना है। अब हम बात करते हैं चारे की। बोए हुए खेत में चारा बहुत ज़्यादा होता है, चारा यानी कि खरपतवार, क्योंकि उसमें पानी ज़्यादा भरा नहीं रहता है खेत में, इसलिए चारा उसमें बार बार उगता है। और बोनी के तुरंत बाद, आपने जैसे ही धान बोई है उसके तुरंत बाद पेंडामेथिलिन 1-1.5 लीटर पेंडामेथिलिन प्रति एकड़ के हिसाब से आप उसको छिड़काव करें। और इसके अलावा बाज़ार में और भी अन्य दवाइयाँ भी मिलती हैं, तो आप वहाँ से ज़्यादा अच्छी जानकारी एग्रो वाले से ले सकते हैं। और अगर चारे का प्रकोप बहुत ही ज़्यादा है तो बुआई के 30 दिन बाद नॉमिनी गोल्ड और उसके जैसी भी और बहुत अच्छी अच्छी दवाइयाँ मार्केट में आ गई हैं, आप उनका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। या फिर सबसे अच्छी बात तो यह है कि आप दूसरी बार में दवाई ना डालकर हाथ से धान की निदाई कराएं। उससे व्यक्ति धान में चलेंगे तो उससे धान की जड़ें हिलेंगी, थोड़ा बहुत बदलाव होगा, उससे बहुत फ़ायदा होता है। अब हम बात करते हैं धान में पहली बार खाद डालने की। तो धान उगने के 15 से 20 दिन के बाद आप 1 बोरी DAP और 45 किलोग्राम यूरिया, 2 बोरी राखड़ पर एकड़ के हिसाब से खेत में डालें। और आप चाहें तो इसके अंदर क्लोरोपाइरीफास आधा लीटर 1 एकड़ के लिए, ये जो DAP यूरिया और राखड़ है इसमें मिला दें। इससे जो जड़ में केंचुए और जड़ की अन्य बीमारियां रहेंगी वो ख़त्म हो जाएंगी। अब दूसरी बार की खाद के बारे में हम बात करते हैं। तो पहली बार हमने जो खाद डाला था उससे 20 दिन के बाद हमें 25 किलोग्राम DAP लेना है, 15 किलोग्राम यूरिया लेना है,
1 बोरी राखड़ लेना है और 10 से 15 किलोग्राम पोटास लेना है, 8 से 10 किलोग्राम सल्फर लेना है और 8 से 10 किलोग्राम ही जिंक भी लेना है, या सल्फो जिंक करके आता है, आप वह भी डाल सकते हैं। और उसके बाद में हमें फटेरा लेना है। फटेरा जो जड़ में जो भी कीटाणु रहते हैं, मिट्टी के कीटाणु, केंचुए वगैरह, उनके लिए फटेरा बहुत अच्छी चीज़ है। और आप कोई बहुत अच्छी कंपनी का उसमें झाइम ज़रूर डालें। झाइम डालने से धान में एक्स्ट्रा एनर्जी आती है, जिससे वह कूचे वगैरह करती है और बहुत से उससे फ़ायदे भी होते हैं झाइम से। तो अगर आपके खेत में, एक बहुत ही ज़रूरी बात है ये, अगर आपके खेत में पानी सूखकर खेत कड़क हो रहा है तो अमोनियम सल्फेट की 1 बोरी आप दुकान वाले से पूछकर, वो जो भी डोज होगा उसका, आप उस हिसाब से अमोनियम सल्फेट डाल सकते हैं। उससे कड़क खेत भुरभुरा और नरम हो जाएगा और उससे भी धान बहुत अच्छी तरह से कूचे करेगी। अब इसके बाद में हम बात करते हैं, यह भी बहुत ज़रूरी बात है कि बोई हुई धान में बार बार पानी सूखता है, उस कारण से धान में आयरन की कमी आ जाती है, जिससे धान की पत्तियां, जो नई वाली पत्तियां होती है, वह शुरू में पीली होती है, फिर बाद में सफ़ेद होने लगती है और सूख जाती है। तो आप आयरन सल्फेट 0.5% का छिड़काव धान में ज़रूर करें, नहीं तो आपकी पूरी धान ऐसी पीली और सफ़ेद होकर सूख जाएगी। तो धान में पानी ज़्यादा लगता है और धान उसी स्थान पर और उतनी ही बोएं जितने में आप पानी दे सकें। आने वाली वीडियो में हम धान के रोग और अन्य विषयों पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए। जय राम जी की।